रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है अर्थव्यवस्था। तो कि ये हो क्या है, तो पहले तो मैं आपका जो ध्यान है वो दो शब्दों की तरफ खींचना चाहूंगा। दो शब्द मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक है अर्थशास्त्र और एक है अर्थव्यवस्था। दो अलग अलग शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं। अपने को इनका महत्व अच्छे से पता होना चाहिए, इनका अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये तो अनुमान होना ही चाहिए कि उस विषय का मतलब क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, ताकि अपने को किसी भी प्रकार का कंसेप्ट समझने में कोई भी समस्या नहीं आए। ठीक है। अर्थशास्त्र जो है इसको अपने इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था जो है इसको अपने इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। हालांकि अपने इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह प्रयोग में ले लेते हैं, अपने लिए ये दोनों जो शब्द हैं वो एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों शब्दों में रात दिन का अंतर होता है। तो पहले तो अपने समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और इनका अंतर क्या होता है। तो अपने एक एक करके इन दोनों शब्दों की व्याख्या देखेंगे कि इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, और फिर जब अपने दोनों शब्दों का अर्थ समझ जाएंगे तो इनका अंतर जो है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। फिर अपने नॉर्मल सिलेबस जो है वो आगे जारी रख सकते हैं। ठीक है। अपने को जब भी कोई नया शब्द देखने को मिलता है, जब भी अपने किसी चीज के बारे में, नई चीज के बारे में सुनते हैं, तो सबसे पहले तो उसका शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए कि वो शब्द क्या कहना चाहता है। यह सबसे आसान तरीका होता है किसी भी चीज की परिभाषा या किसी भी चीज का अर्थ समझने का। तो अपने इकोनॉमिक्स के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब है, वो दो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक अपने इसका अर्थ इंग्लिश में भी देखेंगे और इसका अर्थ अपने हिंदी में भी देखेंगे। ठीक है। तो अपना अगला काम जो है वो है अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ देखना। पहले अपने जो है वो में इसका अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। ये जो अर्थशास्त्र शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, या अपने इसका संधि विच्छेद करें तो वो इस प्रकार से हो सकता है, अर्थ प्लस शास्त्र, यही होगा। एक सामान्य सा हिंदी विच्छेद है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। अब ये जो शास्त्र शब्द है, शास्त्र का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। शास्त्र अलग अलग जगह प्रयोग में लिया जाता है, जैसे नाट्य शास्त्र है, संगीत शास्त्र है, पाक शास्त्र है, किसी भी चीज का शास्त्र हो सकता है। शास्त्र जो होता है उसका मतलब होता है उस विषय का ज्ञान संग्रह। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नाट्य शास्त्र है तो उस किताब के अंदर नाट्य कला से संबंधित सभी विधियों का वर्णन किया गया है, या दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए कि अगर आप वो किताब पढ़ लेते हैं तो आप नाट्य की कला के अंदर विपुल हो जाएंगे, नाट्य की कला के अंदर आपको सारे गुण आ जाएंगे, या आप उसकी बारीकियां समझ जाएंगे। वैसे अगर कोई पाक शास्त्र है तो अगर वो आप किताब पढ़ लेते हैं तो आप खाना बनाने या पकवान की कला के माहिर हो जाएंगे, आपको पकवान की कला समझ में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर जिस भी चीज के आगे शास्त्र शब्द जोड़ा जाता है उसका मतलब होता है उस विषय का, जिस भी विषय का वो शास्त्र है, उसका ज्ञान का संग्रह। अगर आप ये किताब पढ़ लेते हैं तो आपको उस विषय का ज्ञान हो जाता है, मतलब होता है शास्त्र का। चाहे वो धनुष शास्त्र है तो वो धनुष विद्या का ज्ञान देगा, वो किसी भी प्रकार का शास्त्र हो सकता है। ठीक है। तो यह भी एक क्या है, एक प्रकार का शास्त्र है, एक प्रकार का ज्ञान का संग्रह है, परंतु कौन से विषय का? अर्थ का। अब अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का अर्थ क्या होता है, यहां पर यह समझने वाली बात है। ये जो शब्द है अर्थ, ये आप लोगों ने पहले भी कहीं सुना हुआ होगा, जैसे कि जिन लोगों ने हिंदू फिलोसफी को पढ़ा हुआ है, हिंदू जो अपने सनातन धर्म की विचारधारा है उनको पढ़ा हुआ है, उनको पता होगा कि हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं। उन चारों पुरुषार्थों का जो अगर अपने बात करें तो वो होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हिंदू समाज के अंदर या हिंदू धर्म की विचारधारा में अपनाए जाते हैं। यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, इसको ये 4 काम करने होते हैं। तो अर्थ जो है वो एक पुरुषार्थ है उन 4 में से। इस पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? इस पुरुषार्थ का मतलब होता है आजीविका कमाना। धर्म
उसका एक अलग अर्थ है, काम उसका एक अलग अर्थ है, मोक्ष एक उसका एक अलग अर्थ है, परंतु यहां पर अपना तो जो विषय है वो केवल और अर्थ के बारे में है। तो अर्थ का मतलब होता है कि आप अपनी आजीविका कैसे कमाएंगे। आजीविका का मतलब है कि आप अपना और आपके ऊपर जो आश्रित हैं, जिसमें आपके बीवी बच्चे या बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनका जीवन यापन कैसे करेंगे, उसको कहा जाता है आजीविका या लाइवलीहुड। कि आप अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, आप अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करेंगे। ठीक है, केवल आपकी नहीं, क्योंकि यहां पर एक पुरुषार्थ धर्म भी होता है, तो आपकी और आपके ऊपर आश्रित जो लोग हैं उनकी। तो ये इस विषय से संबंधित ज्ञान का संग्रह है। ये जो किताब है अर्थशास्त्र, ये एक प्रकार की किताब है। इसके अंदर किस चीज का ज्ञान का संग्रह किया गया कि किसी भी व्यक्ति को आजीविका कैसे कमानी चाहिए, या आजीविका कमाने से संबंधित ज्ञान का जो संग्रह है उसको कहा गया है अर्थशास्त्र। दूसरे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है कि अगर आप इस किताब को पढ़ लेते हो, कौन सी किताब को, अर्थशास्त्र को, तो आपको इस चीज का ज्ञान हो जाएगा कि आपको अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से काम अच्छे होते हैं, कौन से काम बुरे होते हैं, ये सब बातें आप सीख जाते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को संयुक्त रूप में अपने हिंदी में क्या कह सकते हैं, आजीविका से संबंधित ज्ञान का संग्रह। ये तो इसकी एक सामान्य परिभाषा हो गई। कुछ नहीं किया, आपने केवल दो शब्दों का संधि विच्छेद किया है और उनको आपस में वापस जोड़ दिया है। तो ये अर्थशास्त्र का मतलब हो जाता है। अब अगर आजीविका कमानी है, अगर आपको जीवन यापन करना है, तो उसके अंदर जो आपको मुख्य कला सिखाई जाएगी वो सिखाई जाएगी संसाधनों का प्रबंधन। कि आप अपने टाइम का प्रबंधन कैसे करें, आप अपनी शक्ति का प्रबंधन कैसे करें, आप अपने कैसे कम टाइम खर्च कर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, या कैसे कम पैसा अर्जित करके भी अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, आप अपना जीवन और भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ये सारी कलाएं आपको इसमें सिखाई जाती है। तो बेसिक जो इसका फोकस रहता है, जो मुख्य बल रहता है, वो किस पर रहता है, संसाधनों के प्रबंधन पर रहता है। किस उद्देश्य से, आजीविका कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये तो होती है अर्थशास्त्र हिंदी में। मैंने आपको जैसे कि पहले ही ये बात अपने स्पष्ट कर चुके हैं कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग अर्थ निकलता है। हिंदी के अर्थ की अपने बात कर चुके हैं। हिंदी में अर्थ प्लस शास्त्र है। अर्थ मतलब होता है आजीविका कमाने की विज्ञान, शास्त्र मतलब कि उस विषय के ज्ञान का संग्रह। तो यह एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आजीविका या संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित बातों के बारे में लिखा गया है। अब अपने चलते हैं इंग्लिश के शब्द के ऊपर। ठीक है, इंग्लिश में जो अपने पास शब्द है अर्थशास्त्र का वो है इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक शब्द है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो शब्द? एक शब्द होता है एइकोज, AIKOS, EIKOS, एइकोज बोलते हैं इसको। एक शब्द होता है नोमोज, ये ग्रीक शब्द है। तो आप इनको जोड़ोगे तो इकोनॉमिक्स वैसे नहीं बनेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि ये जो दो शब्दों से मिला है वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से हैं? एक है एइकोज और एक है नोमोज। इन दोनों से मिलकर बनता है आपका इकोनॉमीज। अब इनका मतलब क्या होता है वो भी जान लेते हैं। ये जो शब्द है इकोनॉमी, एइकोज ग्रीक का जो शब्द है, इसका मतलब होता है परिवार का प्रबंधन। नोमोज जो शब्द है इसको वैसे नॉर्म्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और नॉर्म्स का मतलब होता है नियम। ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं उससे इकोनॉमिक्स बन जाता है। इकोनॉमिक्स का संयुक्त अर्थ क्या निकल कर आएगा? परिवार के संसाधनों के प्रबंधन से, संसाधनों के प्रबंधन के नियम। इसको अपने क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, या ऐसी विज्ञान जिसके अंदर परिवार के जो संसाधन होते हैं, किसी भी परिवार के क्या क्या संसाधन होते हैं, यहां पर यह भी जान लेना जरूरी है। आपके पास संसाधनों के रूप में या तो पैसा हो सकता है, वो भी एक संसाधन है, सीमित संसाधन है। दूसरा, समय अपने आप में एक संसाधन है। उसके अलावा आपके पास कोई मटेरियल जो है, सामान जो है, वो एक संसाधन है।
उसके अलावा आपके पास अगर कोई प्रक्रिया है, मेथड है, जैसे कि आपको ही ये कला आती है कि कैसे आटे को पिज्जा में बदला जाता है, ये आपको कला आती है, वो एक मेथड है, तो वो भी एक संसाधन है, वो आपकी कला है आपके हाथ में। जैसे मेरे पास कला है पढ़ाने की, तो वो मेरा एक संसाधन है जिसका उपयोग कर कर मैं मेरी आजीविका कमाता हूं, है ना, और दूसरे लोगों को दूसरे बच्चों को ज्ञान बांटता हूं। तो ये सारे संसाधन होते हैं। अब इन संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, ये किसके अंदर सिखाया और पढ़ाया जाता है? ये सिखाया और पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। वैसे ही अगर बड़े स्तर पर देखोगे तो कोई भी देश अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करेगा, कोई भी राज्य अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करेगा, कोई भी व्यक्ति अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करेगा, ये सारी चीजें किसकी विषय वस्तु है? ये इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु है। ठीक है, तो ये कहानी है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स दोनों भाषाओं में अलग अलग शब्द निकल कर आता है। ठीक है, हिंदी के अंदर ये दो अलग अलग शब्दों से मिला है, अर्थ और शास्त्र। इंग्लिश के अंदर ये इको जो नोमो से बना है, जो कि दो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, दोनों से मिलकर ये बनता है और इसका यह अर्थ निकलता है। अब मिक्स में अपने करते क्या है, या अर्थशास्त्र में मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर, अर्थशास्त्र में संसाधनों के उचित, अर्थशास्त्र में संसाधनों के उचित प्रबंधन से संबंधित नियमों का, या एक शब्द यहां पर अवधारणा भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब निकलेगा दोनों का, अवधारणाओं का विकास करते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश को अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, किसी भी राज्य को अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, किसी भी परिवार को अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, ये सब बातें किसमें की जाती है? ये इकोनॉमिक्स में की जाती है, अर्थशास्त्र में की जाती है। ठीक है, तो ये होता है अर्थशास्त्र का मतलब। अब अपना दूसरा शब्द क्या था? दूसरा शब्द था अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इसको अपने क्या कहते हैं? इकोनॉमी। मैं दोनों भाषा इसलिए बता रहा हूं आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो गया है कि चीजें इंटरनेट पर बहुत कुछ, इंटरनेट एक जरूरी माध्यम भी बन गया है पढ़ने का, और आप हर विद्यार्थी को अपने जीवन के अंदर इंटरनेट पर बहुत कुछ सर्च करना पड़ता है। तो उस समय अगर आप द्विभाषी होते हैं या आपको मुख्य शब्दों की दोनों भाषाएं आती है, तो किसी भी अच्छे से अच्छे उत्तर की बात को समझ पाना आपके लिए आसान हो जाता है, बड़े व्यक्ति की बात को समझ पाना आसान हो जाता है। इंटरनेट को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, आपके जीवन जो है वो आसान हो जाएगा और आप बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा कंटेंट तैयार कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण शब्दों के बाइलिंगुअल मीनिंग बता रहा हूं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, अब ये क्या होता है? इसका मतलब है, मैं पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूं, बाद में इसके एक्सप्लेनेशन देता हूं। जब अर्थशास्त्र में सीखे गए, हालांकि आपको परिभाषा की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है पेपर, क्योंकि अपने लगभग सभी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आते हैं RSIS के अलावा, तो आपको लिखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अर्थशास्त्र में सीखे गए नियमों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू किया जाता है, तो वह उस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था बन जाती है। कैसे? मैंने अर्थशास्त्र पढ़ते टाइम ये सीखा कि आदमी को अपनी आय का 10% बचत करनी चाहिए। एक नियम था उसमें, जिससे आदमी का भविष्य सुरक्षित रहे, उसका जो आश्रित वर्ग है वो भी भविष्य में सुरक्षित रहे। ये मैंने वहां से एक बात सीखी। अब जब मैं इस बात को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर, मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है जयपुर, उसका अपना एक क्षेत्र है, कोई
राजस्थान उसका अपना एक क्षेत्र है, भारत अपना एक क्षेत्र है, विश्व अपना एक क्षेत्र है, आपके घर की चार दीवारी आपका घर का क्षेत्र है। कितना भी छोटा हो सकता है और ब्रह्मांड जितना बड़ा हो सकता है ना, पूरा विश्व भी एक क्षेत्रफल में मापा जा सकता है। तो मैंने यह बात जब भारत के अंदर लागू कर दी और फिर मैं अध्ययन करता हूं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भारत की अर्थव्यवस्था बन जाती है। जब मैंने इस बात को लागू किया राजस्थान के अंदर और मैं अध्ययन करता हूं तो वह राजस्थान की अर्थव्यवस्था बन जाती है। इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि जब भी आप अर्थव्यवस्था शब्द प्रयोग में लेते हो तो उसके साथ हमेशा कोई ना कोई भौगोलिक क्षेत्र जोड़ा ही जाएगा। जब तक आप ये नहीं कहोगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था या आपके घर की अर्थव्यवस्था या विश्व की अर्थव्यवस्था या जयपुर की अर्थव्यवस्था या जालोर की अर्थव्यवस्था, तब तक इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। यह शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं है जब तक आप यह स्पष्ट नहीं कर देते हो कि आप कौन से क्षेत्रफल की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे कि मेरा विषय है भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ना, है ना, अपना जैसे सिलेबस सामान्य तो होता है भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ना, तो मैं ये देखना चाहता हूं, जब मैं भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहा हूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, भारत का जो भी भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में जो अर्थशास्त्र के नियम हैं उनका संचालन कैसे हो रहा है, भारत की अर्थ की व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो ऐसा भी अपने कह सकते हैं समझने के लिए कि अर्थशास्त्र जो है वो थ्योरी है। जैसे आप केमिस्ट्री की थ्योरी सीख कर आए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बनाने से मिलाने से अमोनिया बनता है, आप किताबों में पढ़कर आए, आप सीख कर आए। बट जब आप लैब में जाओगे तब आप उसको मिलाओगे और आप उसको बनाकर देखोगे, वो एक प्रैक्टिकल है। तो अर्थशास्त्र वो साइंस है जो केवल थ्योरी में डील करती है, केवल थ्योरी, उसका विषय वस्तु, आप थ्योरी का अध्ययन करते हैं। परंतु जब आप उस थ्योरी को किसी ज्योग्राफी के ऊपर या किसी भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर लागू कर देते हो तो वो वहां की क्या बन जाती है, अर्थव्यवस्था बन जाती है। ठीक है, अपना सिलेबस क्या होता है, जब अपने किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। वो भारत की अर्थव्यवस्था हो सकती है, या अगर आप किसी राज्य की नौकरी के एग्जाम दे रहे हैं तो वो उस राज्य की अर्थव्यवस्था हो सकती है। परंतु अपने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र आप कब पढ़ोगे, अर्थशास्त्र आप तब पढ़ोगे जब आप एमए इकोनॉमिक्स करोगे, या आईएएस आरएस के अंदर, आईएएस के अंदर आरएस के अंदर तो आजकल है नहीं, आप ऑप्शनल लेते हो इकोनॉमिक्स को, या फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम देते हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देते हो, तब आप इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हो। नहीं तो आप इकोनॉमिक्स का अध्ययन नहीं करते हो, आप बने बनाए रूलों का ये देखते हो कि कुछ नियम जो बनाए गए हैं उन नियमों का भारत के ज्योग्राफिकल क्षेत्र या किसी राज्य के ज्योग्राफिकल क्षेत्र के ऊपर जब उनको अनुसरण किया जा रहा है तो उसके क्या प्रभाव हैं, उनका कितना सकारात्मक रहा है, कितना नकारात्मक रहा है। ठीक है, तो यह कहानी होती है अर्थशास्त्र की और अर्थव्यवस्था की। तो दोस्तों अपने को क्या पढ़ना है, अपने को अर्थव्यवस्था पढ़नी है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है। तो ये है दोनों शब्दों का बेसिक मतलब। उम्मीद है कि अपने दोनों शब्दों में स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। अब अपने आगे चलते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ। हालांकि अर्थव्यवस्था अपना विषय है, परंतु उससे पहले अपने को थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि जब अपने देखो, अब मेरी क्लास का ये उद्देश्य रहता है कि अगर आपको कोई विषय पढ़ाया गया है तो फिर आपको वो विषय आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे तो मतलब कि कुछ लिमिटेड चीजें आती है, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप सोल्व कर लूंगा। अपने मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये है कि वो हर एग्जाम की अलग से तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप केवल एक बार पढ़ लेते हो विषय को समझने के लिए, बाद में फिर चाहे वो विषय आरएस के अंदर आए, पीएसआई के अंदर आए, या किसी दूसरे एग्जाम में आए, सीडीएस, सीएपीएफ, बहुत सारे एग्जाम हो सकते हैं, आपको हर बार अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वही जीके हैं जो आप पिछले 5 साल से एग्जाम देते आ रहे हैं, वही जीके है, बट जैसे ही एक भर्ती से दूसरी भर्ती बदलती है, आप अपनी किताबें बदल लेते हैं और आपका पढ़ने का तरीका बदल जाता है। इससे ज्यादा अच्छा होता है कि आपने स्टार्ट में थोड़ा सा ज्यादा समय व्यतीत किया होता, और अगर आपने सब्जेक्ट सीखने पर बल दिया हुआ होता तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा बल इस चीज पर रहता है कि आप विषय समझ जाएं। जब अपने क्लास खत्म हो, जब ये सीरीज खत्म हो, तब अपने इस चीज में सक्षम होने चाहिए कि हाँ मुझे विषय आता है, इस विषय से संबंधित मैं कोई भी स्टेटमेंट समझ सकता हूं, किसी से भी बात कर सकता हूं, किसी को उस चीज की व्याख्या भी दे सकता हूं। इतना अपना लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, किसी भी अच्छे अभ्यर्थी का यही लक्ष्य होता है।
अब अपने देखते हैं कि अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ। इसमें थोड़ा सा इतिहास में अपने चलते हैं। देखो, अर्थशास्त्र की जो शुरुआत है वो मानी जाती है, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है अर्थशास्त्र की वो मानी जाती है, वैसे तो देखो इसका कोई अंत नहीं है, इसकी शुरुआत मानी जाती है नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल, जिसको अपने इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहते हैं, वो समय काल है जो 9000 बीसी से शुरू हुआ है ना, उसी को नवपाषाण काल कहते हैं। 10,000 बीसी तक काल था, मध्य पाषाण काल, बाद में नवपाषाण काल आया। तो नवपाषाण काल में ऐसा क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स के बारे में लोगों ने सोचा, या इकोनॉमिक्स एक अलग प्रकार की विज्ञान के तौर पर निकल कर आई, एक शाखा निकली वहां से। ऐसा वहां पर क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में पहली बार आया कि हमें संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए, या हमें इसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत है। तो नवपाषाण काल जो है, यहां पर एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी। वो खोज किस चीज की थी? वो खोज थी मटके की, या कोई भी मिट्टी का बर्तन आप इसको कह सकते हो। मटका मैंने इसे लिख दिया है समझने के लिए। कोई भी मिट्टी का बर्तन या कोई भी मटका। नवपाषाण काल में पहली बार इंसान ने मटका बनाया था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद जो चालकोलिथिक पीरियड आया, वहां पर रंगीन मटके बने। जब तक इंसान के पास मटका नहीं था, तब तक उसके पास कोई भी चीज भंडारण करने की क्षमता नहीं थी। भंडारण की क्षमता मटके के बाद आई है। कैसे? जब इंसान के पास मटका नहीं था, तो उसका उद्देश्य क्या होता था कि मैं आज मेरा पेट कैसे भर लूं। वो जंगल में जाएगा, शिकार करेगा, या पेड़ पौधे, मतलब उसको जो भी फल फूल इकट्ठे करने हैं, उनसे वो खुद का गुजारा कर लेगा, क्योंकि उसके पास भंडारण का कोई स्रोत नहीं है। यह पहला बर्तन था जो बनाया गया था, तो वो कल की चिंता कर भी नहीं सकता, और उसको जरूरत भी नहीं है। चिंता करके भी क्या फायदा? आज अगर उसने ज्यादा शिकार कर भी लिया, तो वो स्टोर कहां करेगा अगले 2 महीने तक? नहीं कर सकता, है ना। जब तक भंडारण नहीं था, तब तक निजी संपत्ति नहीं थी। जंगल था, हर आदमी अपनी क्षमता के हिसाब मारता था, खाता था। तेरा मेरा कुछ नहीं है। वैसे कपड़े की जोड़ी, वो भी कुछ ट्राइब्स में रही है, कुछ ट्राइब्स में नहीं रही है। कुछ जो आदिवासी जनजाति है वो नंगे रहते थे, वो उनका अपना कल्चर था, उस पर कोई टिप्पणी करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो अगर किसी के पास था तो एक धनुष था जिसे वो शिकार करते थे, या जो भी औजार उनके पास शिकार करने के थे, या जिनसे वो अपना खाना इकट्ठा करते थे, वो था। उसके अलावा किसी के पास अपनी निजी संपत्ति कुछ भी नहीं होती थी। परंतु जैसे ही भंडारण की क्षमता आई, उसका दिमाग चलना चालू हो गया कि यार अगर मैं अब ज्यादा मेहनत कर लेता हूं, तो फिर अगले 5 दिन आराम भी तो कर सकता हूं। या क्योंकि सबको पता था कि जून जुलाई का समय ऐसा आएगा, मैं भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं, कि जून जुलाई का समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर जंगलों में जानवर कम हो जाएंगे गर्मी के कारण। मई जून में पेड़ पौधे भी सूखे हो जाएंगे, पत्तियां नहीं मिलेगी, ये सब व्यवस्थाएं आएगी। और उस समय पर फिर रोज का भोजन इकट्ठा करना एक समस्या बन सकती है। तो वो आदमी जनवरी फरवरी के अंदर ज्यादा भोजन इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। तो मटके की खोज से उसको भंडारण की क्षमता मिल गई। भंडारण की क्षमता मिलने से कुछ लोगों ने अपनी निजी संपत्ति का अर्जन करना शुरू कर दिया। उससे पहले कुछ भी निजी संपत्ति नहीं होती थी। जो संपत्ति थी वो सामूहिक संपत्ति थी, समाज की संपत्ति हुआ करती थी, पूरे ट्राइब की संपत्ति हुआ करती थी, कुल संपत्ति थी वो, ठीक है। तो अब ये निजी संपत्ति का सिद्धांत आ गया। निजी संपत्ति का सिद्धांत जब आया, फिर लोगों ने इस चीज के ऊपर दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि कैसे मैं मेरी निजी संपत्ति को बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं मेरी निजी संपत्ति को कम कर सकता हूं, कैसे मैं निजी संपत्ति का प्रबंधन अच्छे तरीके से करूं ताकि मैं कम मेहनत में ज्यादा लाभ कमा सकूं, कम मेहनत में मैं ज्यादा दिन तक खा सकूं। ये सब बातें तब से उसके दिमाग में आना शुरू हुआ, और वहां से एक विज्ञान विकसित हुई जिसको अपने कहते हैं अर्थशास्त्र। ये कहानी चलती रही। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के अर्थशास्त्री हुए। जैसे कौटिल्य है, जिन्होंने चाणक्य है कहा जाता है, उन्होंने बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं मौर्य काल के। दुनिया में अलग अलग कोनों में अलग अलग अर्थशास्त्री हुए, सब कहानियां चल रही थी। परंतु सच में जो आधुनिक काल के अंदर विशेषता है, जो अर्थशास्त्र का पितामह माना जाता है, वो माना जाता है एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जो पितामह माना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो माना जाता है, या इकोनॉमिक्स का जनक जिनको माना जाता है, वो माना जाता है एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ एक अमेरिका से संबंधित अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी। इनकी एक बुक आई थी जो महत्वपूर्ण बुक है। उस बुक का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं। बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक छपी थी 1776 के अंदर।
इस बुक के कारण एक किताब लिखी गई, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, ऑफ नेशंस मतलब कि राष्ट्र, राष्ट्रों की संपत्ति। इस किताब के बाद से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का पितामह माना जाने लगा। परंतु अपने को दिमाग में अपने ये स्पष्ट रखना है कि ऐसा नहीं है कि एडम स्मिथ से पहले किसी ने अर्थशास्त्र की बात नहीं की थी। कौटिल्य जैसे लोग दूसरी शताब्दी के अंदर, दूसरे 2 ईसा पूर्व के अंदर या 3 ईसा पूर्व के अंदर इसके बारे में बातें कर चुके हैं। परंतु आधुनिक जो अर्थशास्त्र है, जहां पर अर्थशास्त्र के अलग अलग, क्योंकि उससे पहले क्या था, एडम स्मिथ से पहले क्या था कि दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार का ज्ञान चलता था। एडम स्मिथ ने सभी का अध्ययन किया और उसका एक संक्षिप्त सार लिख कर दे दिया, जिसके बाद हर आदमी उसको पढ़ सकता था, हर आदमी उसको समझ सकता था। तो एडम स्मिथ से पहले अर्थशास्त्र जो था वो कुछ ही चुनिंदा लोगों का विषय था, कुछ ही लोग उसका अध्ययन करते थे। परंतु एडम स्मिथ के कारण यह विषय जो है वो प्रख्यात हुआ और सभी लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। इसलिए एडम स्मिथ को इसका फादर कहा गया, पितामह कहा गया है। यह स्पष्ट रखना है कि इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की है, इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो ये तो कहानी है एडम स्मिथ की और अर्थशास्त्र के विकास की। तो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, तो आपको स्पष्ट रखना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। उनकी किताब का नाम भी आप ध्यान रखें कि उनकी किताब का नाम क्या था। हालांकि एक बार दोबारा मैं बताऊंगा, इसकी किताब एक बार दोबारा चर्चा में आएगी अपने सामने, परंतु अपने यहीं पर इसको खत्म कर देते हैं कि एडम स्मिथ की किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन। कौन से साल में लिखी गई? 1776 में लिखी गई। तो ये कहानी है दोस्तों अर्थशास्त्र के विकास की और इसके पितामह की। एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिंपल पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अब अपने देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं। मैं अभी तक अर्थशास्त्र पे घूम रहा हूं, अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। एनीवेज, उससे पहले अपने देखते हैं अर्थशास्त्र की अपने को जरूरत क्या है, या अपने को अर्थशास्त्र, देखो ये एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे बड़े से बड़े व्यक्ति की। बट ऐसा क्या है इस चीज के अंदर, या अपने जीवन का कौन सा पहलू है जो कि हर कोई भी व्यक्ति अर्थशास्त्र को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकता। लोगों के जीवन का अंतिम उद्देश्य ही उनकी अच्छी अर्थव्यवस्था ही है कि ये काम पैसे वैसे टाइम पर आते रहे, सही तरीके से आते रहे, बाकी चीजें तो हम मैनेज कर लेंगे। सभी लोग यही बोलते हैं। और अगर एक बार पैसे का चक्कर टूट जाता है तो फिर बाकी चक्कर भी अपने आप ही जो है वो समस्या खड़ी करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो आपके पारिवारिक मामले हो, चाहे आपको व्यक्तिगत मामले हो, चाहे वो आपके मानसिक शांति की बात हो, शारीरिक शांति की बात हो, कोई भी शांति हो नहीं मिलेगी अगर आपकी जेब में समय पे और जरूरत के साथ पर्याप्त पैसा नहीं आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका ज्ञान और इसका एक अच्छा एक्सपर्टाइज होना तो जरूरी है। अब ऐसा क्या है इसके अंदर जो इतना महत्वपूर्ण अंग बन जाता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का? एक ही कारण है जो अर्थशास्त्र की जरूरत को बढ़ाता है, वो है कि हमारे, मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर, जो मानव है उसकी एक विशेषता रही है। हर इंसान के साथ यही होता है, ऐसा नहीं है किसी एक इंसान के साथ ऐसा होता है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। अपने जो संसाधन है वो तो सीमित है, जो रिसोर्सेज है जिसमें पैसा भी आता है, टाइम भी आता है, अपनी ऊर्जा भी आती है, अपने पास कोई कला है वो भी आती है, अपने पास जो सामान है वो भी आता है, वो तो है सीमित। परंतु अपने जो जरूरतें हैं वो असीमित है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए अपने को प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ती है। जैसे कि हर आदमी के पास 2 आदमी हैं, ए और बी, 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों के पास समय है वो 24 घंटे ही है एक दिन के अंदर, है ना। अब अगर ऐसा होता कि यार तुम्हारी मर्जी है, उतना बड़ा दिन होगा, जब तुमने कह दिया दिन छिप जा तब दिन सूर्यास्त हो जाएगा, तो क्या मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत थी कि यार मुझे तो 3 बजे उठना ही पड़ेगा, मैं 1 घंटे सोऊंगा, मैं जितना मन करेगा तब सोऊंगा, जब उठ जाऊं उसके बाद दूसरा काम कर लूंगा, दिन तो खत्म नहीं हो रहा मेरी मर्जी के बिना। बट मुझे पता है कि है मेरे पास 24 घंटे ही, उस 24 घंटे में से मेरे को खेलना भी है, पढ़ना भी है, आराम भी करना है, टाइम पास भी करना है, जो जो करना है वो करना है।
इसलिए अपने को क्या है कि हर व्यक्ति को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। एक आदमी कहेगा नहीं मैं पढ़ाई को ज्यादा टाइम दूंगा, पढ़ाई के बाद अगर टाइम बचा तो मैं खेलूंगा, और अगर टाइम बचा तो मैं मौज मस्ती या जो भी उसको टाइम पास करना है वो करूंगा। दूसरा आदमी का नहीं, मेरी प्रायोरिटी अलग है, मेरी पहली प्रायोरिटी खेलना है, खेलने के बाद अगर मेरी हिम्मत और टाइम बची तो मैं पढ़ने का सोच सकता हूं, और अगर फिर भी मैं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ने वढ़ने का शौक नहीं है, जल्दी से बोर हो जाऊंगा, तो उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैं मौज मस्ती करूंगा। इसको भी प्रायोरिटी करनी पड़ी, इसकी अलग थी, इसकी अलग थी, करनी दोनों को पड़ी। कारण एक ही बना कि इनके पास समय असीमित नहीं था, समय सीमित था। वैसे ही पैसा भी सीमित होता है। अगर मेरे को ये बोल दे कि भाई तेरे को जितना खर्चा करना है कर, तेरे को टेंशन ही नहीं है, तू जितना करता है, तूने अगर तेरे वॉलेट में से 1000 रुपए निकाले तेरे बटुए में से, तो 2 मिनट में 1000 रुपए, जैसे खून बनता है आदमी का 24 घंटे में अपने आप, वैसे ही तेरे बटुआ एक ऐसी मशीन है जो 1000 रुपए वापस तेरे खाते में या तेरे बटुए में डाल देगा। तो फिर मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत है कि यार इतने कमाऊंगा, इसमें से इस बार ये इतनी EMI चल जाएगी, या ये खर्चा इस पर लग जाएगा, ये खर्चा इस पर लग जाएगा, तो मेरे को ये कर लेना चाहिए। वो टेंशन मेरे को क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि मेरी कमाई सीमित है और उसमें से ही मैं बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा, तो एक तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि अगर आपके संसाधन सीमित नहीं होते तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपकी जरूरतें असीमित नहीं होती, भिखारी है ना, या सड़क पर रहने वाला आदमी है, बौद्ध भिक्षु है कोई दूसरा, अब उसकी कोई जरूरतें ही नहीं है, उसको टेंशन लेने की जरूरत है क्या करना है क्या नहीं करना? टेंशन कौन लेगा? जिसकी कुछ जरूरतें हैं, और जिसकी जरूरतें होती है वो असीमित, या तो आपकी जरूरतें हैं ही नहीं, या अगर आपकी है तो असीमित होती है, क्योंकि संतुष्टि नाम का कोई शब्द यहाँ पर इंसान प्रजाति में देखने को सामान्यतः नहीं मिलता है। जो संतुष्ट हो जाते हैं उनकी जरूरतें असीमित नहीं रहती है, उनकी जरूरतें क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। अगर जरूरतें सीमित हो जाती है तो भी आपको चिंता करने की या प्रबंधन करने की संसाधनों का प्रयास जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। बट देखा यही जाता है कि हर आदमी के पास संसाधन तो सीमित होते हैं, और उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए वह असीमित जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। इस कारण उसको प्रबंधन की चिंता सताती है, तथा उचित प्रबंधन करने के लिए आपको अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, अर्थशास्त्र का विश्लेषण करना पड़ता है कि कैसे क्या कहानी चल रही है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, कैसे इसमें सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र की जरूरत है वो इस कारण से पड़ती है कि आपकी जो संसाधन है वो सीमित होते हैं और आपकी जरूरतें क्या होती है? असीमित होती है। इस कारण से आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी जरूरत की। अब अपने इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं। इसका एक पहलू है कि जो अर्थशास्त्र है उसके प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र वह किताब है जिसमें अर्थ से संबंधित ज्ञान लिखा गया है कि आप अपनी आजीविका का प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका ज्ञान जो लिखा गया है उसे ही कहा गया है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 2 प्रकार की मानी जाती है। एक अर्थशास्त्र होती है जिसको अपने कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, एक जिसको अपने कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसको अपने कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसको अपने कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप इनके ऊपर नजर डालो तो आपको पता चलेगा कि लगभग पूरा वर्ड सेम है। यहां पर केवल इतना संतरा है कि यहां पर क्या लिख दिया गया है? सम लिख दिया गया है, और यहां पर क्या लिख दिया गया है? व्यय लिख दिया गया है। टी यहीं पर है, टी यहां पर है, अर्थशास्त्र वही है वही है। इंग्लिश में यहां पर केवल एक ए लिख दिया गया है, और यहां ए की जगह किसने ले ली है? आई ने ले ली है। इतना सा ही अंतर है दोनों शब्दों में, और तो कोई अंतर नहीं है दोनों शब्दों में। अब इससे इनका अर्थ याद रखने में आसानी हो जाती है। यहां पर ये जो सम है, इस सम का मतलब होता है समस्त। ठीक है, या जो ये ए है, ए का मतलब होता है एग्रीगेट।
यहां पर ये जो व्यय है, इस व्यय का मतलब होता है व्यक्तिगत, या ये जो आई है, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है किसी भी समस्या को या किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, देखने का दृष्टिकोण दोनों में अलग अलग हो जाता है। कैसे? भारत के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा है तेल की कीमत में वृद्धि होना, ठीक है। एक तो तरीका यह है कि तेल की कीमत अगर बढ़ती है या कम होती है, उसमें जो भी बदलाव होता है, उससे मेरी जेब पर क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। चाहे बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, दूसरे अर्थशास्त्री अखबार में क्या ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को इतना देखना है कि मेरी जेब पर क्या फर्क पड़ा, क्या वो जो घटना हुई है या जो कहानी हो रही है वो मेरे लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर जो मेरा दृष्टिकोण है वो कौन सा है? व्यक्तिगत है। तो अगर मैं इस प्रकार से किसी चीज को देखता हूं कि जो भी घटना हो रही है, जो भी चीज है, उसका एक व्यक्ति के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर, तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स बन जाती है? वो बन जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपने क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किसी भी चीज का, चाहे वो किसी चीज की प्राइस बढ़े हैं, दाम बढ़े हैं, दाम कम हुए हैं, मांग बढ़ी है, कम हुई है, आपूर्ति बढ़ी है, कम हुई है, कुछ भी हुआ है, उससे किसी एक व्यक्ति की जेब पर क्या फर्क पड़ा, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो उस शाखा को या उस चीज को अपने कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने ये देखा कि पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे मेरी जेब पर क्या फर्क पड़ा, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा और पढ़ा रहा हूं। यहां पर आया समस्त। दूसरा तरीका सेम घटना को देखने का कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भारत की, अगर भारत को एक सम्मिलित या समस्त तरीके से या एक संयुक्त तरीके से देखा जाए तो भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मेरे लिए तो नुकसानदायक ही है, भारत के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है। जैसे कि कर बढ़ा दिए सरकार ने, है ना। अब कर बढ़ा दिए तो एक तो नजरिया है कि मैंने देखा कि कर बढ़ने से साहब मेरा तो नुकसान हुआ, मेरे लिए तो ये नकारात्मक जो निर्णय है या जो भी सरकार ने करने का प्रयास किया वो एक नकारात्मक कदम है। मैंने भारत के दृष्टिकोण से देखा, भारत के लिए फायदेमंद चीज है, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा तो सरकार उसको विकास कार्यों में खर्च कर सकती है। तो वो भारत एक राष्ट्र के तौर पर एक सकारात्मक चीज हो सकती है, सकारात्मक कदम हो सकता है। तो अगर मैंने ये देखा कि भारत एक संयुक्त समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, या राजस्थान के संयुक्त समाज या किसी दूसरे राज्य के संयुक्त समाज या आपके गांव या आपके शहर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स बन जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र बन जाती है। समस्त का मतलब है यहां पर कुल, संयुक्त, ठीक है। तो एक ही घटना को देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर आपने ये ध्यान दिया कि पेट्रोल की दाम बढ़ने से मेरी जेब पर क्या फर्क पड़ा, तो आप कौन सी अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं? आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र कि एक पेट्रोल के दाम बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ा, क्या इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, नुकसान होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, नुकसान होगा। आप जब उस पहलू से उसका अध्ययन करते हैं तो आप कौन से अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं? आप समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो अपनी विषय वस्तु क्या है? कॉम्पिटिशन के लिए 95% जो सिलेबस है वो कौन सा है? कोई भी कंपटीशन के लिए जब अपने इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो अपने कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। व्यष्टि 5-7% पढ़ा जाता है, वो भी कुछ पेपरों में आजकल आने लग गई है, सभी पेपरों में आती भी नहीं है, परंतु कुछ पेपरों में हुआ है, ये देखा गया है कि 2-4 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं, इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अंतर किस चीज का है? अंतर है केवल और केवल दृष्टिकोण का, किसी भी समस्या को देखने का। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाता है उस घटना को या उस मामले को, कि एक व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो मेरे लिए सकारात्मक चीज है या नकारात्मक चीज है। अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो आप संयुक्त दृष्टिकोण अपनाएंगे, एक होलिस्टिक दृष्टिकोण उसका अपनाएंगे। तेल की कीमत का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, जयपुर की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा,
ये हो जाता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। कंसेप्ट क्लियर है समष्टि और व्यष्टि का अंतर। अब इसमें से अपने को और क्या चीज जाननी है, ये जो दो शब्द मैंने यहां पर लिखे थे, मैक्रो वह माइक्रो, जो शब्द दो मैंने यहां पर लिखे थे ना पिछली बार, माइक्रो का मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। ये दोनों शब्दों के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी उत्पत्ति किसने की, या ये जो समष्टि का वर्गीकरण है ये किसने किया था। तो इसकी उत्पत्ति का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम है रेगनर फ्रेस्क। रेगनर फ्रेस्क इंग्लिश में भी इनका नाम ध्यान रख लेना, क्योंकि हिंदी के अंदर इनका प्रोनाउंसिएशन और लिखने का तरीका अलग अलग के द्वारा बदल जाता है। ये फ्रेस्क लिखा जाएगा, फ्रेस्ट लिखा जाएगा, वो अलग अलग कहानी है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, पर आप इसका इंग्लिश में भी नाम ध्यान रख लेना। रेगनर फ्रेस्क नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1936 के अंदर आकर ऐसा बोला कि अर्थशास्त्र को दो भागों में इस प्रकार से बांटा जा सकता है, समष्टि और व्यष्टि के अंदर। तो इसलिए जो मैक्रो और माइक्रो शब्द है इनकी उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है रेगनर फ्रेस्क को। इन्हीं को अर्थशास्त्र का दो भागों में विभाजन करने का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ है, क्यों है वो अपने देखा, उनकी किताब अपने देखी। अर्थशास्त्र के वर्गीकरण करने का श्रेय किसको है, रेगनर फ्रेस्क को है, जो कि अपने आप में एक नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री थे। ठीक है, जिन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र को मैक्रो और माइक्रो दो भागों में इस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो ये कहानी रही अर्थशास्त्र की, इसमें कोई डाउट, सभी पहलू अपने इसके जो बड़े बड़े हैं वो अपने देखे हैं। ठीक है, अब अपने देखते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना फोकस लेकर चलते हैं। अभी तक अपने ज्यादा फोकस जो रखा है वो अर्थशास्त्र के ऊपर रखा है। अर्थव्यवस्था, पहली बात तो अर्थव्यवस्था का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में या क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब भौगोलिक क्षेत्र, ये स्वाभाविक सी बात है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अर्थ, सामान्य शब्दों में मैं इसको धन कह सकता हूं, उसकी क्या व्यवस्था है, मतलब कहां आ रहा, कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इस चीज का अगर अपने अध्ययन करते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर अर्थ, लोग कैसे काम कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा कहां से आ रहा है, एक संयुक्त दृष्टिकोण से, ठीक है, कहां जा रहा है, वो सारा का सारा क्या बन जाता है, आपका अर्थव्यवस्था बन जाता है। दूसरी चीज, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हमेशा किसी न किसी ज्योग्राफिकल क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र के साथ किया जाता है। जब तक आप इसको किसी भौगोलिक क्षेत्र के साथ नहीं लिखोगे तब तक इस शब्द का कोई तात्पर्य, कोई संदर्भ नहीं रहेगा। आप चिल्लाते रहो अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था, मैंने अर्थव्यवस्था पढ़ ली, मैंने अर्थव्यवस्था पढ़ ली, कोई मतलब नहीं है। आपको क्या बोलना पड़ेगा, मैंने भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ ली, या मैंने राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ ली, मैंने विश्व की अर्थव्यवस्था पढ़ ली, तब जाकर आपकी बात का कोई संदर्भ बन पाएगा, आपकी बात का कोई मतलब बन पाएगा। अन्यथा आप कितना ही कहते रहो कि मैंने अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर लिया, अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर लिया, किसी के समझ में कुछ नहीं आएगा कि आपने क्या कर लिया और क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था शब्दों में अंतर क्या होता है। हालांकि अभी जो अपना आगे सिलेबस आएगा उसमें बार बार अर्थव्यवस्था शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा, अर्थशास्त्र अपना विषय वस्तु नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अर्थशास्त्र अपने तब पढ़ते हैं जब अपने एमए इकोनॉमिक्स वगैरह करते हैं या फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर वगैरह देते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में अपने इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।